अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो वोट चोरी को लेकर जिस तरह से अब धीरे धीरे पूरे देश में बवाल मचता जा रहा है, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई और उसका असर बिहार में दिखने लगा है। बीजेपी ये बात भांप चुकी है कि बिहार में जो जनता तक मैसेज महागठबंधन की तरफ से या पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से पहुंचाया जा रहा था, उसका असर दिख रहा है। वोट चोरी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। इसके अलावा पिछले दिन बीपीएससी के जो छात्र हैं, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया। TRE-4 के जो सिलेबस को लेकर जो पूरा मुद्दा उठा हुआ है, जो परीक्षा को लेकर, उस पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। यानी बिहार में अब जनता एनडीए सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रही है और इसके पीछे की वजह माना जा रहा है मजबूत विपक्ष को। जनता को दिख रहा है कि उनके पास एक विकल्प तैयार हो गया है और इसी वजह से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। ऐसे में जब वोटर अधिकार यात्रा बिहार में समाप्त हुई है, समापन में जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दिया, जिस तरह से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया और इसके बाद शुरू हुई उत्तर प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा। और उत्तर प्रदेश में जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी अपने काम पर लग गई है। जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर है, उनके दौरे में जिस तरह अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से दिनेश जो मंत्री हैं, यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, योगी के कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करके या राहुल गांधी के काफिले को जो रोकने की कोशिश की, इससे ये पता चलता है कि बीजेपी में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से कितनी बेचैनी बढ़ रही है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये कि अजय राय जो वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे लोकसभा चुनाव में, उनको किस तरह से नजरबंद किया गया है, किस तरह से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा का जो नेतृत्व है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ही कर रहे हैं यूपी में। और जिस तरह से बिहार में इस यात्रा का असर देखा गया, उससे बीजेपी को डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में अभी से 2027 के लिए प्लॉट ना बना ले विपक्ष। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, इससे ये साफ है कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो इस यात्रा की जो अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है, इस मुद्दे को 2027 तक विपक्ष जोर से उठाएगा। और इसका असर उत्तर प्रदेश पर अगर पड़ा तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल होगी और केंद्र पर भी इसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि अभी से ही वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बिहार में की। लेकिन विपक्ष ने भी ये ठान रखा है, या विपक्ष लगातार जिस तरह से इस यात्रा को निकाल रहा है या मुखर होकर अपनी बात कर रहा है, उससे साफ है कि विपक्ष रुकने वाला नहीं है। तो अजय राय को जिस तरह रोकने की कोशिश की गई, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, उसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उसको हम अभी दिखाएंगे। लेकिन पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी कि किस तरह से बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने अब बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, या कहें कि बीजेपी की नींद उड़ा दी है। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, जिस तरह से कल योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने जिस तरह सड़क पर उतरकर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की, राहुल गांधी के दौरे में मतलब अड़चन पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही कि उनकी पर्सनल खींच भी है, खुद वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे रायबरेली से और वो हार गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये सारी चीजें मिलकर राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, उससे बीजेपी परेशान है। और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि खुद जब से हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान राहुल गांधी ने किया है, उससे पीएम मोदी भी परेशान है। क्योंकि ये दावे हैं कि इस बार शायद वाराणसी सीट का भी लेकर कुछ खुलासा कर सकते हैं राहुल। हाँ अंशिता, बिल्कुल वाराणसी सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और जब राहुल गांधी आरा में थे और वहाँ वो कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम हम फोड़ेंगे, अगली बार कि मोदी अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हाँ। तो उस समय किसी भीड़ से आवाज़ आई कि अगला मतलब वाराणसी का होगा, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराए और ऐसे ऐसे करके उन्होंने सिर हिलाया था। इससे समझ में आया कि अगला निशाना राहुल गांधी का वाराणसी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जा रहे हैं और वाराणसी जाने से पहले वोट चोरी के खिलाफ अजय राय जिस तरीके से इस मसले को आगे बढ़ा रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने, वहाँ से चुनाव जीते, तो इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं।
अजय राय को कल रात ही नज़रबंद कर लिया गया है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। अजय राय ने खुद वो वीडियो जारी किया जिसकी आपने जानकारी भी दी, वो भी हम देखेंगे। यहाँ साफ तौर पर समझा जा सकता है अंशतः कि भारतीय जनता पार्टी परेशान इसलिए नजर आ रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जनता उसको सच मान रही है और जनता में ये बात पहुँच चुकी है कि ये निश्चित तौर पर वोट चोरी का मसला है। और कल राहुल गांधी ने कहा भी था कि वोट चोरी का मसला जो है, ये मुद्दा जो है आम जनता तक पहुँच चुका है, बच्चा अब इसके खिलाफ बात कर रहा है वोट चोरी के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता जो हैं वो घबराए हुए दिखाई पड़ते हैं इस वोट चोरी के मसले पर। तो ये अब जिस तरीके से अजय राय को नज़रबंद किया गया, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में अपने खिलाफ किसी भारी विरोध प्रदर्शन की आशंका रही होगी, इसीलिए अजय राय को नज़रबंद किया गया। चूँकि वाराणसी का मसला भी बहुत ज़्यादा गंभीर और ये आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से बनारस से सांसद बने, तो हो सकता है कि इसीलिए अजय राय को नज़रबंद कराया गया। जी बिल्कुल, हम वो पहले वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से अजय राय को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें नज़रबंद किया गया और इस पर सवाल उठते हैं कि आखिर एक प्रदर्शन अगर कर रही है विपक्ष, जिसका काम है एक वोटर अधिकार यात्रा अगर निकाली जा रही है, तो उससे आखिर सरकार को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्यों अजय राय को नज़रबंद किया गया, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर आगे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले अजय राय का वो वीडियो देखिए जो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। लिख के दीजिए, से आ गए मैं भिजवा रहा हूँ। यहाँ आज तो पहले कैसे हम तो मना कर रहे थे, हम भी ऐसे आने का समय नहीं है ना, हम तो यही है कि कोई आने का समय नहीं है, तो साहब गलत समय है खाना, आप लिख के दीजिए, रुकना ही है। फोन करिए बाहर आओ, तुम्हें करो। घर का है जहां पुलिस पहुंची है और उन्हें नजरबंद किया गया है, यानी साफ तौर से सिर्फ जो वोटर अधिकार यात्रा अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही है, राहुल गांधी जिसमें शामिल होने के लिए रायबरेली भी पहुंचे हैं, 2 दिन का उनका दौरा है, यानी वोटर अधिकार यात्रा बीजेपी खेमे में खलबली मचा रही है। और लगातार इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने वाली थी, शुरुआत से ही कोशिश पूरी ये थी प्रशासन की कि कैसे भी इस यात्रा को रोका जाए, इस यात्रा में अड़चन पैदा की जाए, विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। लेकिन जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा महागठबंधन एकजुट दिखाई दिया, उससे प्रशासन को कहीं ना कहीं जो वो करना चाह रहा था उसमें कामयाबी नहीं मिली। और अब जब उत्तर प्रदेश में ये यात्रा शुरू की गई है, तो इस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर अजय राय ने जो ट्वीट किया है इस वीडियो के साथ, उन्होंने लिखा है, पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। तो वोट चोरी का नारा लगातार लगाया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगातार लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आपको याद भी होगा जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने लगभग हर संबोधन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब जनता के ही मुंह पर नहीं, बिहार के बच्चे बच्चे के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है चढ़ चुका है। और बच्चे भी आकर उनसे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा इसको और अच्छे से बुलंद करना है, इसको और आगे बढ़ाना है, और एक दिन वो आएगा जब पूरी दुनिया में ये नारा गूंजेगा। तो इस तरह से लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर और इधर एनडीए सरकार, चाहे वो बिहार की हो या फिर हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है, उस पर लगातार सवाल उठा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर इस वक्त पीएम मोदी की कुर्सी को लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि वाराणसी पर लगातार सवाल है। वाराणसी के जो नतीजे आए थे उस पर शुरुआत से अजय राय हो या कांग्रेस हो सवाल उठाती रही है, क्योंकि आपको याद होगा अमलेंदु जी, जिस दिन नतीजे थे उस दिन लगातार देखा जा रहा था कि लगभग 5 राउंड तक अजय राय ही आगे बने हुए थे। और ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाला जो चल रहा था उस वक्त काउंटिंग, वो बहुत ही हैरान करने वाली थी, क्योंकि पीएम मोदी पीछे चल रहे थे, ये बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल, पीएम मोदी लगातार पीछे चल रहे थे और अचानक से फिर देखा गया कि काउंटिंग रोक दी गई। और काउंटिंग रोकने के काफी देर बाद जब
खबरें आना शुरू हुई तो मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हो गए हैं। आरोप ये लगाया गया है, साफ तौर पर अजय राय ने ही आरोप लगाया था कि जो वहाँ के डीएम थे कौशल राज शर्मा, उन्होंने घपला किया और उसके एवज में उनको केंद्र में जो है भेज दिया गया है। ये उनका आरोप था अजय राय का। अब ये आरोप सही है गलत है ये हम नहीं जानते, जब कोई जांच होगी तब ये होगा, लेकिन ये आरोप अजय राय का था साफ तौर पर कि वहाँ के जो डीएम थे कौशल राज शर्मा, सीधे सीधे उनका नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने गड़बड़ की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जिताया गया। लेकिन यह जीत हार की बात अलग है। जनता ये विश्वास कर रही है कि निश्चित तौर पर कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो हुई है, और ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इस गड़बड़ी की बदौलत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जीत कर पहुंचे हैं संसद में और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वो बनारस से ही चुनाव हार गए होते तो वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते। तो आखिरी समय में ये मैनेज किया गया है, ये साफ तौर पे समझा जा रहा है और जनता को भी यही समझ में आ रहा है। और आज जिस तरीके से अजय राय की नज़रबंदी की गई है, कल रात से उनको नज़रबंद किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में हैं और जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय वो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं राम गुलाम, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं वाराणसी में। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इसीलिए गिरफ्तारी कराई गई ताकि अजय राय या उनके समर्थक जो है कोई विरोध प्रदर्शन ना कर पाएँ, वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे जो हैं एक विदेशी मेहमान के सामने ना लगे बनारस में प्रधानमंत्री को लेकर, शायद इसलिए गिरफ्तारियां कराई गई, नजरबंदी कराई गई। जी बिल्कुल, और ये गौर करने वाली बात है अमलेंदु जी की एक दिन पहले राहुल गांधी के सामने खुद योगी कैबिनेट के मंत्री को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना पड़ा। ये अपने आप में बताता है कि सिर्फ छोटे मोटे कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि मंत्री भी अब राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं। और इससे ये साफ है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बीजेपी खेमे को परेशान कर रही है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी को अब खौफ है, बीजेपी को अब डर है, और इसीलिए पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई है कह सकते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा में लगातार अड़चनें पैदा की जा रही हैं। अगर बात करें बिहार वोटर अधिकार यात्रा की, जो अभी कुछ ही दिन पहले समाप्त हुई है, और उसमें भी लगभग हर पैतरा अपनाया गया। उनके हेलीपैड को जो जगह दी गई थी हेलीपैड के लिए, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए, उसको आखिरी वक्त पर पहले रद्द किया गया, फिर उसे दोबारा से अनुमति दे दी गई। उसके बाद विश्राम गृह को लेकर अनुमति रद्द की गई। इसके बाद कहा गया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। इसके बाद जहां गांधी मैदान में समापन का कार्यक्रम होना था उसमें भी उनको अनुमति आखिरी समय तक लटकाए रखी। रुकने के लिए वहां पर अनुमति मांगी गई थी एक दिन पहले, रात में विश्राम के लिए, उस अनुमति को नहीं दिया गया। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर, बीजेपी के अंदर खलबली है। और इसकी वजह हर कोई जानता है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, और उस यात्रा से कितना असर पड़ा लोकसभा चुनाव में, ये सबके सामने है। और अब क्योंकि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है, समापन वाले दिन राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा कि अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, और इस बार उनके निशाने पर सीधे पीएम मोदी थे। उन्होंने कहा कि इस बार जो खुलासा होगा उसके बाद पीएम मोदी अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे देश को। तो इससे साफ इशारा जाता है कि निशाना इस बार पीएम मोदी है, उनकी कुर्सी है। और इसीलिए बीजेपी अब इस यात्रा को रोकने के लिए, इसमें अड़वंगा लगाने के लिए, इसमें पेच फंसाने के लिए हर कोशिश कर रही है। प्रशासन को लगा दिया गया है, कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भी इस तरह से देखा गया कि लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, काले कपड़े पहनकर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि राहुल गांधी ने एक अलग मैसेज देते हुए उन कार्यकर्ताओं से जाके बात की, उनको चॉकलेट दी, उनको पानी दिया और पूछा कि आखिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। तो इससे साफ है कि सिर्फ आला कमान के इशारे पर बीजेपी कार्यकर्ता को काम करना पड़ रहा है, लेकिन उनके पास भी वजह नहीं है कि वो राहुल गांधी का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी आम जनता की आवाज उठा रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वोट चोरी जो देश में हो रही है, जो वोटर्स का अधिकार छीना जा रहा है, खासकर एसआईआर प्रक्रिया लाकर जो अधिकार छीना जा रहा है, उससे एक तरह से जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। और ये बात खुद एनडीए के लोग भी मान रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आया पिछले दिनों यात्रा के समापन के बाद, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की लोकप्रियता इससे जरूर बढ़ेगी, बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी। और यही सारी वजह है कि अभी बीजेपी राहुल गांधी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
टेंशन में है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से। और जिस तरह से राहुल गांधी अब इस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब हर राज्य में उनको कांग्रेस को उतना ही मजबूत करना है जैसे एक समय पर हुआ करती थी, और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और अंशतः आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब गए थे गुजरात, जब वहाँ कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हुए थे उसके बाद, तो उन्होंने वहाँ साफ तौर पर ऐलान किया था कि आप चिंता मत कीजिए, अब हम आपसे गुजरात छीनेंगे और हम आपको चैलेंज करके दे रहे हैं कि हम छीनेंगे। और वहाँ उस पर काम करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जूनागढ़ में थे गुजरात में, और वहाँ उन्होंने जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दोनों को चैलेंज दिया। और उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि भाई गुजरात ने हमको महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन आपने हमको 2 नए गुजराती दे दिए हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बहुत तगड़ा तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात से जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दी, एक तरीके से कहा जाता है। तो यानी राहुल गांधी हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। इधर जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर आरोप लग रहे हैं, अब ये वोट चोरी के आरोप अंशिता पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव तक। बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कि 12 सांसद एनडीए के उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और वो वोट चोरी जो है करके 15 वोट जो थे वो निरस्त कर दिए गए इंडिया गठबंधन के। आखिर यहाँ वोट कैसे निरस्त होता है, क्या आधार होता है, ये नहीं बताया गया कि वोट निरस्त क्यों किया गया। जबकि कोई वोट निरस्त किया जाता है तो उसका बताया जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने एक जो था वो दोनों को लिख दिया, या क्या किया, किसने किया। आप भले ये मत बताइए ये वोट किसके थे, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि ये वोट निरस्त क्यों किए गए, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई। तो इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संदीप पाठक, उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 एनडीए के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। और इसके बाद अंशतः लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्रॉस वोटिंग का मसला उठा कैसे, और ये वोट जो निरस्त किए गए 15 वोट, सबसे ज़्यादा शंका इसको लेकर उठ रही है कि आखिर ये निरस्त वोटों का मसला क्या है। ये बताया जाना चाहिए कि ये 15 वोट कैसे निरस्त किए गए। क्या कोई अनिल मसीह जो था वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी बैठ गया था? ये सवाल लगातार उठाएं। तो ये मसला काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है। वोट चोरी का मसला अब पूरे देश भर में देखा जाए तो इसको लेकर बातें उठ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, और उन्होंने भी अंशतः इसको लेकर अपनी बात रखी है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए गठबंधन के सभी साथी या तो वॉकआउट कर गए थे या इनके साथ खड़े नजर नहीं आए। इंडिया गठबंधन की अपनी कामयाबी है। हम जो थे, हमें 315 वोट गिन रहे थे, अपने 15 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। हमारे लोगों ने कहा क्रॉस वोटिंग की, इसका मतलब क्रॉस वोटिंग एनडीए के लोगों ने की, और उसे छिपाने के लिए जो है वहाँ कोई अनिल मसीह बैठा हुआ था। इसका मतलब ये हम लोग सुन भी सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह क्या। बिल्कुल, हम वीरेंद्र सिंह को सुनना चाहेंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, और कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जीत भले ही गई है, यानी एनडीए जीत भले ही गया है, लेकिन असल में ये जीत नैतिकता के आधार पर नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर आगे लगातार हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वीरेंद्र सिंह को सुनते हैं। थे वीरेंद्र सिंह को किस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो कहानियां बनाई जा रही है एनडीए की तरफ से कि इंडिया गठबंधन में सेंध लगी है, क्रॉस वोटिंग इंडिया गठबंधन के सांसदों ने की है, लेकिन असल में जो खबर अंदर से आ रही है वो ये कि इंडिया गठबंधन के अंदर किसी तरह की कोई सेंध नहीं लगी है। लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का ये बयान आ रहा है कि हमारे जो है खेमे में या इंडिया गठबंधन में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं खबर ये है कि एनडीए के अंदर कुछ वोट्स इधर से उधर हो गए हैं, और इसी से बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जीत भले ही गई है बीजेपी, लेकिन असल में वो जीत नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि 2022 या उससे पहले चुनाव जब हुए उसके आधार पर अगर देखा जाए 2017, 2022, तो उस आधार पर इस बार जो चुनाव हुए हैं और उसके जो नतीजे आए हैं उससे साफ है कि एनडीए की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है और विपक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल विपक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यही परेशानी अंशतः समझी जा सकती है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो थे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। इसका मतलब अंशतः अगर इंडिया गठबंधन ने और थोड़ा जोर लगाया होता तो एनडीए के काफ़ी नुकसान एनडीए को पहुंचाया जा सकता था। चूँकि ये जिस तरीके से वोट निरस्त किए गए हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और अब तो साफ तौर पे आ रहा है कि एनडीए के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो अब अगर एनडीए के सांसद क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती एक तरीके से एनडीए में मिलना शुरू हो गई है। उनका डर जो है वो एनडीए में ख़त्म होना शुरू हो गया। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, चूँकि प्रतिष्ठा का प्रश्न जो था वो बना हुआ था नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव, और नरेंद्र मोदी खुद पूरे दिन भर जो थे वो बैठे थे सांसदों के साथ, और सबसे पीछे जो थे सीट पर बैठे रहे थे। एक तरह से कहा जाए कि सबको गिन रहे थे कौन आया कौन नहीं आया, इस तरीके से। तो इसमें इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो उनको शिकस्त मिली है। जीत भले ही हुई हो, लेकिन अगर एनडीए में दरार लगी है और एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने क्योंकि बीजेपी कार्यशाला का जिक्र यहाँ पर किया है और उसका फोटो दिन भर पूरे मीडिया चैनल्स पर जो है एक तरह से तैरता हुआ दिखाई दिया था। हर जगह ये बात चल रही थी कि पीएम मोदी आखिरी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन उस जो आखिरी पंक्ति में बैठने के पीछे की जो वजह निकल कर आ रही है वो सबके सामने है कि किस तरह से बीजेपी के अंदर भी अब मोदी और शाह के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं, असंतुष्ट होने लगे हैं वहां के सांसद, बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, और शायद यही वजह है कि उनको मनाने के लिए पीएम मोदी ने आखिरी पंक्ति चुनी, जिससे वो एक मैसेज देने की कोशिश कर सके कि जो तानाशाही के जो आरोप उन पर लग रहे हैं असल में वो आरोप गलत है और वो उनमें से ही एक है। उनके अंदर कोई तानाशाही वाला रवैया नहीं है, ना नेतृत्व के जो एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व की आड़ में जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं वो रवैया उनका नहीं है। ये एक मैसेज बीजेपी सांसदों को साधने के लिए देने की कोशिश की गई, ये बड़ी वजह रही, जो जानकारों का मानना है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। इस वजह से पीएम मोदी उस दिन आखिरी पंक्ति में बैठे रहे और आप सभी जानते हैं और अमलेंदु जी हम लोग इस पर लगातार चर्चा भी करते हैं, लगातार विपक्ष भी कहता है कि पीएम मोदी मौके के हिसाब से किस तरह से फोटो खिंचाना जानते हैं, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही है और लगातार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये दावे किए जा रहे थे कि सिर्फ एनडीए सांसदों के अंदर ही असंतोष नहीं है बीजेपी में मोदी और शाह के नेतृत्व को लेकर, बल्कि अब बीजेपी के सांसद भी नाराज होने लगे और बीजेपी के सांसदों की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि आखिरी वक्त पर पीएम मोदी ने जो एनडीए सांसदों का डिनर बुलाया था अपने आवास पर 8 सितंबर की रात को, उसे रद्द किया गया। हालांकि इसके लिए हवाला दिया गया बाढ़ का जो उत्तर भारत में आई हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बाढ़ आई है क्या सिर्फ 8 सितंबर के डिनर के लिए आई थी? 2 दिन की जो कार्यशाला बुलाई गई थी बीजेपी सांसदों की, क्या उसके लिए वो बाढ़ नहीं थी? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इससे पता चलता है कि बीजेपी के अंदर की जो खींचतान है उसे साधना ज्यादा जरूरी लगा उस वक्त और इसीलिए पूरा फोकस बीजेपी सांसदों पर किया गया, क्योंकि डर एनडीए के सांसदों से ज्यादा बीजेपी सांसदों का छिटकने का लग रहा था। और अगर बीजेपी सांसद छिटक जाते तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की हार लगभग तय थी, मतलब होना लगभग तय माना जा रहा था और उसी को साधने के लिए कार्यशाला बुलाई गई और उस कार्यशाला को इतना महत्वपूर्ण दिखाया गया कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है। दिन भर उस पर चर्चा चलती रही थी, आपको याद होगा अमलेंदु जी, पूरे दिन उसी कार्यशाला का जिक्र रहा, जबकि वो बीजेपी सांसदों की कार्यशाला थी, उसको इतना वेटेज देना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। तो ये साफ है कि वोट चोरी को लेकर अब उपराष्ट्रपति चुनाव में भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं और इसी वजह से बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। वहीं इस सब को लेकर टीएमसी के जो सांसद अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी निशाना साधा और उनके बयान को आगे बढ़ाते हुए पवन खेड़ा, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने भी एक तरह से उनके बयान पर सहमति जताई है। तो पहले हम पवन खेड़ा को सुनते हैं, क्या कुछ बोला उन्होंने। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद जैसा कि सबके सामने है, सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, एनडीए को जीत मिल चुकी है, लेकिन ये जीत लगातार सवालों में है। लेकिन इस सब के बीच में अभी सवाल अजय राय की नजरबंदी पर उठ रहे हैं कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की इतनी कोशिश क्यों हो रही है। इतनी कोशिश तो बिहार में नहीं हुई जितनी कोशिश यूपी में हो रही। तो ऐसा कौन सा राज यूपी में छिपा हुआ है अमलेंदु जी कि वोटर अधिकार यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होते ही पूरी की पूरी योगी सरकार उतर आई है मैदान में? क्योंकि एक मंत्री अगर उतरकर सड़क पर एक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही दिनेश प्रताप सिंह मैदान में उतरे होंगे और ये प्रदर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक उनसे इस तरह का कोई सवाल भी नहीं किया गया है, कोई ऐसी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि उनको कोई कारण बताओ नोटिस भेजा गया हो पार्टी की तरफ से या उनसे सवाल किया गया हो या सरकार की तरफ से कि आखिर आपने इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ ये प्रदर्शन सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ और भी तमाम तस्वीरें, वीडियो सामने आए थे जिसमें देखा जा सकता था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, पोस्टर्स छापे गए, पोस्टर्स लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। राहुल गांधी की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी बात जारी रखी, तानाशाही का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। ये आरोप उन्होंने लगातार लगाए और ये साफ
कर दिया कि कितनी भी कोशिश चाहे सरकार की तरफ से कर ली जाए, पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ली जाए, लेकिन विपक्ष अपनी आवाज को रुकने नहीं देगा, दबने नहीं देगा। और इस सब को लेकर एक दिन पहले अजय राय का जो बयान था, अब हम वो सुन लेते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। और वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर दिखाई दे रही है। वहीं इन सबके बीच में अभी हम पहले इस पर और चर्चा करेंगे अभी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे में उसे क्या आवश्यकता है कि जब कोर्ट कोई निर्देश दे तब वो कदम उठाए। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। जिस तरह से लगातार कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया कि आधार को जोड़ा जाए, आधार को बार-बार दस्तावेज बनाया जाए, आधार कार्ड जरूरी है उन तमाम दस्तावेजों में जो एसआईआर प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं, तो आखिर चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की? और आखिरकार बैकफुट पर आया चुनाव आयोग और कोर्ट का आदेश, कोर्ट का निर्देश उसे मानना ही पड़ा, लेकिन इतनी देरी क्यों लगा? इस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो पहले हम अभिषेक मनु सिंघवी को सुन लेते हैं, क्या कुछ बोले हैं वो, इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो जहां तक बिहार का सवाल है, मेरा मुख्य जो बिंदु है वो ये नहीं है बताना कि क्या हुआ, भैया ये ठीक करिए इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हुआ। मैं खुद पेश हो रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में, अनेक हियरिंग्स हुई हैं, तो मैं किसी सब जुडिस मैटर के मेरिट्स पे नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं ज़्यादा जागरूक करना चाहता हूँ आपके समक्ष और उठाना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से, वो ये बात है कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने हर कदम पर विरोध किया, हर मुद्दे पे, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश नहीं दिया और उसको आदेश में परिवर्तित नहीं किया। ये क्यों है कि एक सांविधानिक संस्था जिसका अधिकार क्षेत्र है, जिसका उत्तरदायित्व है कि वो संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ावा दे, उसको इसकी आवश्यकता क्या है कि कोर्ट कचहरी उसे आदेश दे? स्वतः बिना आदेश के उन्होंने ऐसे कई कदम क्यों नहीं उठाए बिहार के विषय में? क्या बातें हैं वो? पहला तो ये कि उन्होंने शुरुआत से स्टेक होल्डर्स को, लोगों को किसी रूप से वार्तालाप में, एंगेजमेंट में नहीं रखा, और ये नहीं बताया कि 2003 में जो बिहार की एक्साइज हुई थी वो संसद के चुनाव के 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी और असेंबली के चुनाव के 2 वर्ष पहले। इस बार अचानक जून के अंत में जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, बिना किसी चेतावनी, सूचना, बिना हर पक्ष को वार्तालाप में लिए हुए उन्होंने क्यों शुरू किया, ये आज तक हमको उन्होंने बताया नहीं है। उनको ये भी मालूम है कि महाराष्ट्र में और अरुणाचल में, पहले की बात है, 2003 की भी बात है, इसी मुद्दे पे एसआईआर एक्सरसाइज स्थगित की गई थी कि चुनाव अभी निकट भविष्य में होने वाले हैं, जैसे कि बिहार में अब 4 महीने में होने वाले थे, जून में। तो जिस कारणों से उन्होंने पहले ये नहीं किया, वो क्यों किया है, इसका हमको अभी तक रहस्य नहीं बताया गया है। दूसरा, उन्होंने एक पूरी सूची दी कि क्यों, कैसे, कब, किस प्रकार से एसआईआर होगी बिहार में। उस सूची में बहुत सारे दस्तावेजों के नाम लिखे, और रोचक है कि उस दस्तावेज का नाम लिखा ही नहीं, उसको हटा दिया लिस्ट से। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रमाणित है, आधार। ये भी एक बहुत ही रहस्यमय बात है। जल्दबाजी में जो जनगणना होगी, लोकतंत्र की नींव उससे कमज़ोर होगी, इस बात का ध्यान नहीं रखा। आधार से जुड़ा है हर घर, हर द्वार, फिर भी आयोग क्यों कर रहा है आधार से इनकार, इसका जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। राशन, पेंशन, टैक्स में आधार है स्वीकार, तो मतदाता सूची में क्यों है इनकार? ये अब जो हुआ उच्चतम न्यायालय ने कहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनके रवैये, उनके रुख की बात कर रहा हूं। तीसरा बिंदु यह है कि जब 65 लाख वोटर प्रस्तावित हटाए गए, तो उस वक्त उन्होंने कोई कारण नहीं दिया, और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, 4 आदेश उच्चतम न्यायालय के, 10 जुलाई
14 अगस्त, 22 अगस्त और अभी हाल का 8 सितंबर, जैसा मैंने कहा मैं भी उसका अगुवाई कर रहा हूँ। लेकिन जब तक 8 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं कह दिया कि हमने 3 पहले आदेश दिए थे। पहले हमने एक सुझाव के रूप से कहा था, बाद में हमने बार बार कहा लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि आधार को हम स्वीकार करेंगे। इसलिए हमको आज विवश होना पड़ता है ये कहने के लिए कि हमारा आदेश आप परिवर्तित करिए अपने एक सर्कुलर में, अपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में। ये उन्होंने कहा है 8/9 को। ये दुर्भाग्य की बात है। हम उच्चतम न्यायालय की बात नहीं करें, क्या उन्होंने कहा, उनका तो कहना बाध्य है, कोई विकल्प नहीं रहता उसके बाद। लेकिन आपने अपने आप क्यों नहीं किया? जून से जुलाई से कम 3 आदेश हो गए हैं, आपने क्यों नहीं किया? ये मूल मुद्दा है। उल्टा ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रसंग बाहर आया कि उच्चतम न्यायालय के 3 आदेश के बाद, आखिरी वाला 8 सितंबर के, उसके पहले 22 अगस्त और 14 अगस्त के हैं। जब कुछ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने आधार स्वीकार किया तो उनको शो कॉज नोटिस हो गया। ये बात नहीं है उच्चतम न्यायालय के आदेशों की जिसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बात है आपके स्वतः सुशासन की, स्वतः एक संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाने की। को हम सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा वही सवाल उठाए हैं जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और ये बड़ा सवाल उठा जब चुनाव आयोग की तरफ से आदेश दिया गया बिहार में कि अब आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए, जबकि ये कोई पहली बार नहीं है। जब से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई है, एसआईआर का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तमाम याचिकाएं लगाई गई, उसमें से अभिषेक मनु सिंघवी की भी दलीलें हम लोगों ने कई बार सुनी, इस पर हमने चर्चा भी की। और ये सवाल उठ रहा था कि आखिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि पहली ही सुनवाई से आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर दलील दी गई थी कि आधार कार्ड जाली भी बन जाते हैं, जबकि जो निवास प्रमाण पत्र हैं वो जाली नहीं बन सकते, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया था। लेकिन अमलेंदु जी, उसके बाद जो झड़ी लगी थी, निवास प्रमाण पत्र जाली जो निकल कर आए थे बिहार से, एक के बाद एक तमाम अलग अलग नामों के, और इसमें कई अजीब नाम, जानवरों के नाम पर, मोटरसाइकिल के नाम पर, तो इससे चुनाव आयोग की दलीलों पर एक बार सवाल उठ गए थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठ गए थे। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था दस्तावेजों में। लेकिन अब खबर आई है कि चुनाव आयोग ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दे दी है और अब आधार कार्ड को शामिल किया गया। तो आखिरकार जब ये बात पूरी करनी ही थी तो फिर इतना लंबा समय क्यों लिया गया? और अब जैसे कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्द ही चुनाव होने वाले हैं बिहार में, किसी भी वक्त अगले महीने तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है, उससे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग जो करने की कोशिश कर रहा था बीजेपी के इशारे पर, उसमें उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव है उस पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा शुरू की गई है, वो उफान पर पहुंच पाए, वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए, उससे पहले ही उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि वहां पर इसका नेतृत्व अजय राय की तरफ से किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष है वो उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले अजय राय को ही टारगेट करके उनको नजरबंद कर दिया गया है। और इसी मुद्दे को अब कांग्रेस और जोर से उठाएगी और इसका असर भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, इसके लिए इसका असर जो बीजेपी को उल्टा पड़ सकता है। और ये वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से सफल हुई अंशतः बिहार में, और ये सिर्फ बिहार में ही सफल नहीं हुई, इसका असर पूरे देश पर जाकर पड़ा और इसकी वजह से जनता जागरूक हुई। और इसी का नतीजा ये निकल रहा है कि कल जैसे ही अजय राय ने घोषणा की कि कल नारा लगेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे, वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो उनको गिरफ्तार कर, मतलब उनको नजरबंद कल से ही करवा दिया गया, ताकि वाराणसी में नारा ना लगने पाए वोट छोड़ गद्दी छोड़। लेकिन सवाल ये कि अगर जनता जागरूक हो जाती है, जनता किसी मसले पर सड़क पर आ जाती है, तो क्या फिर ये बातें रोकी जा सकती हैं? क्या
नारे इस तरीके से रोके जा सकते हैं। बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उन्होंने भी ये अपनी बात रखते हुए कहा है कि जो बिहार में वोटर यात्रा निकली, इस मतलब वोटर अधिकार यात्रा, इससे जनता के बीच संदेश गया कि वोट चोरी हो रही है और उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और इस यात्रा से जनता सजग हुई है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं, और वोटर अधिकार यात्रा से निकला नारा वोट चोर गद्दी छोड़ अब पूरे देश में फैल गया है।